आज हम समस्थानिक, संभारिक एवं समनिम्नटानी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संभारिक, जिसे ना आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स संभारिक नाम से लग रहा है क्योंकि भार क्या होते होंगे, सिमिलर होते होंगे। तो वैसे एलिमेंट जिनके नाम परमाणु संख्या सिमिलर लेकिन परमाणु भार एटॉमिक वेट डिसिमिलर होते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। तो आइसोटोप्स कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो देखिए, एटॉमिक नंबर 1 1 सिमिलर हो गया, लेकिन एटॉमिक मास डिसिमिलर होता है, ये 3 हो गया। इसको नॉर्मल हाइड्रोजन चाहे प्रोटियम भी कहते हैं, प्रोटियम। इसको ड्यूटेरियम, और इसको ट्राइटियम, इसलिए इसके पहले नाम पर इसको ऐसे अच्छा है 1p1, इसके नाम पर इसको 1d2, और इसके नाम टी के नाम पर इसको 1t3 भी लिखा जाता है। इसी से ना हेवी वाटर बनता है, जो न्यूक्लियर प्लांट में काम आता है। इसलिए इससे ये हेवी वाटर बनता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हेवी वाटर कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हुए। ये ऊपर एटॉमिक वेट दर्शाया गया, वो क्या है, डिसिमिलर है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, इक्वल है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। नाम से मालूम है कि समस्थान, जिनका स्थान मतलब पीरियड टेबल में, तो पीरियड टेबल में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को एडजस्ट किया गया है, सजाया गया है। तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं, जिनके सिमिलर होते हैं एटॉमिक नंबर वेट डिसिमिलर होते हैं। और वैसे भी कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। 6 6 6 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, 12 13 14। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सिमिलर है। तो यह भी आइसोटोप्स का एग्जांपल है। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 8, यहाँ भी 8, लेकिन यह 16 17 और इसका 18 होता है। यहाँ भी क्या है, एटॉमिक नंबर सिमिलर है और एटॉमिक वेट क्या है, डिसिमिलर है। तो ये आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हुए। लेकिन परीक्षा में आपको ऐसे नहीं पूछता है, इससे नहीं पूछेगा, इसके इंटरनली स्ट्रक्चर के आधार पर पूछता है। देखिए कैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर पूछता है। इसका मौलिक कणों की संख्या की संरचना कैसी है। तो ये कार्बन, आपका ये कार्बन 6 6
6. That means it has electron and proton equal 666. और आपको बताए हैं कि n कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं हम लोग a माइनस जेड। तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा 6, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 7, और इसमें क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही ऑक्सीजन में भी हो जाएगा। पहले पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, दूसरे में 9 हो जाएगा, और तीसरे में कितना है 18 है। 8 है, और ये तीसरे में न्यूट्रॉन इक्वल टू 8, और इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा आपको 9, और इसमें हो जाएगा आपको 10। तो 8 है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इक्वल है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है अनइक्वल है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। तो इसी तरह का सवाल पूछता है, ऐसे दे देगा और कहेगा कि ना सजा देगा और कहेगा कि बताइए इसमें कौन आइसोटोप्स है। तो आप देख लिए आंख से कि जिनमें ना वैसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या असमान हो, उन्हें क्या कहते हैं, तो आइसोटोप्स कहते हैं। अब इनका प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ना एटॉमिक वेट चाहे मास पर निर्भर करती है, और मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ। तो जो जितना ही हल्का होता है उसका एमपीबीपी उतना ही कम होता है, और जो जितना ही भारी होता है उसका एमपीबीपी उतना ही अधिक होता है। तो स्वाभाविक है, जिसका कम है उसका कम होगा और जिसका अधिक है उसका अधिक होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिसिमिलर होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, इसलिए कि इसमें भी बैलेंस स्टार की संख्या 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और इसमें भी 6, और वैलेंसी 2 इसका, उसका वैलेंसी 4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर भी ना रासायनिक प्रतिक्रिया निर्भर करती है, मतलब रासायनिक को निर्भर करते हैं। तो आइसोटोप्स के फिजिकल प्रॉपर्टी डिसिमिलर होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ड्यू टू एटॉमिक वेट, डिफरेंस इन एटॉमिक वेट, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, बट ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। अब इसके बाद दूसरा होता है संभारिक। आइसोबार्स होता है, आइसोबार्स। इसके नाम से सही लग रहा है संभारिक। भार क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन संख्या क्या होगा, डिसिमिलर होगा। तो कैसे कहेंगे ना कि वैसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या क्या हो, असमान हो, वैसे एलिमेंट्स को आइसोबार्स कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका नाम 19, और इसका 20 सिमिलर है, लेकिन एटॉमिक वेट लगभग 40 होता है, जो सिमिलर है। तो ये हुआ आपका आइसोबार्स। ऐसे ही
कार्बन हो जाएगा 7 और एक आइसोटोप्स क्या होता है 14 और सॉरी 6 और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 7 और इसका क्या होता है 14। ऐसे ही ऑक्सीजन का होता है 8 और 16। तो सिमिलर हो गया। तो ये सिमिलर है क्या है डिसिमिलर है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोबार्स। दैट एलिमेंट्स which atomic weights are similar but their atomic number are dissimilar. These are called isobars. अब फिर इसको भी ना ऐसे नहीं पूछेगा, इसको ना देखिए इसमें ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है 18 है, इसमें क्या है 19 है, इसमें क्या है 20 है। और इसको इसमें से माइनस कीजिएगा तो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 22, इसमें माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 और इसमें माइनस कीजिएगा तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 20। तो क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो डिसिमिलर ही है, न्यूट्रॉन भी क्या है डिसिमिलर है। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो डिसिमिलर हो असमान हो उन्हें कहते हैं समभारिक। और आपको पूछना होगा तो इसी तरह पूछेगा, इसमें भी क्या हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी और इसमें कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इसमें तीनों असमान होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। अब इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा तो डिसिमिलर होगा और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा डिसिमिलर होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिसिमिलर होते हैं इसलिए कि ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये कैल्शियम है, ये पोटासियम है, ये आर्गन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है। तो चूंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इसलिए इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो ये हुआ आपको आइसोबार्स। अब इसके बाद एक और होता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक उसको कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स समन्यूट्रॉनिक जैसे इसके नाम से लग रहा है these elements have सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सम न्यूट्रॉन। वैसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक वेट डिसिमिलर हो, एटॉमिक नंबर डिसिमिलर हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो सिमिलर हो, तो उस तरह के एलिमेंट को कहते हैं आइसोटोन्स। तो सबसे पहले कैसे कहेंगे that elements which atomic number as well as atomic weight are different are called isotones. For example, आप लीजिएगा फास्फोरस सल्फर, तो इसका होता है 15
इसका होता है 31, इसका होता है 16 और इसका होता है 32। देख रहा है ये भी डिसिमिलर है, ये भी डिसिमिलर है, लेकिन न्यूट्रॉन निकालिएगा तो ये सिमिलर हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, मीन्स 31 माइनस 15 बराबर 16। इसमें भी क्या हो जाएगा, वही बात हो जाएगी, 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें 15 और इसमें 16। तो इसको ऐसे कहेंगे, ऐसे भी कहेंगे, that elements which has different number of electron or proton but equal number of neutrons are called isotopes। दूसरा भी होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, 6 है, इसमें क्या है 8 है, लेकिन इसमें भी न्यूट्रॉन क्या है 8 है और इसमें भी न्यूट्रॉन क्या है 8 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, डिसिमिलर है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सिमिलर है, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, और यहाँ भी हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या है, डिसिमिलर है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सिमिलर है। एक दूसरा ही आप ले सकते हैं आप, इसमें वेनेडियम और क्रोमियम का, तो वेनेडियम का ना 23 होता है एटॉमिक नंबर और ये 51 होता है, और क्रोमियम का 24 होता है, 52 होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 13 हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इसमें क्या होंगे 24 होगा इलेक्ट्रॉन, 24 होगा, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या ना सिमिलर होगी। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं 52 माइनस 24, इसको कहते हैं हम लोग सम न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक चाहे आइसोटोप्स। इसके बाद एक और होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, वो एलिमेंट भी होगा, आयन भी होगा, कंपाउंड भी हो सकता है, जिसमें ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिमिलर होती है, उसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो ये हुआ आइसोबार और आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ना आपको। अब इसके बाद आएगा हमारा मॉडल ऑफ एटम। तो मॉडल ऑफ एटम में बहुत लोग प्रयास, बहुत, ये दुनिया जो सुंदर है किसी एक के प्रयास से नहीं है, बहुत लोगों ने मिलकर इसे सुंदर बनाया है। तो परमाणु मॉडल भी ना बहुत लोग प्रयास किए, लेकिन थॉमसन साहब दिए पहले, उन्होंने कहा ना कि परमाणु कैसा होता है, तो जैसे तरबूजे में उसका बीज छुपा रहता है, घुसा रहता है, उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके बीज की तरह घुसे रहते हैं, प्रवेश किए रहते हैं, स्थान रखते हैं। लेकिन वह डिफिनेशन ना परफेक्ट नहीं था। तो फिर डाल्टन साहब का आया। डाल्टन साहब की सारी बातें तो सही थी, लेकिन उन्होंने एक कह दिया ना कि आइटम ना अविभाज्य है, अनडिविजिबल है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन आप देख भी रहे हैं आज, और सारे तर्क उनके सही थे, लेकिन ये कहना कि
आइटम इज अनडिजिबल, ये सही नहीं है, क्योंकि आप तो ये देख रहे हैं कि आइटम टूट गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ आइटम कहते हैं। और 1931-32 में तो युकावा साहब ने इसको भी तोड़ दिया, और इसको तोड़कर पार्टिकल मिल गया हमको एंटीप्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसन, पायोन। तो इस प्रकार वो भी फेल रहा। तब रदरफोर्ड साहब का आया। रदरफोर्ड साहब का आया। रदरफोर्ड साहब का ना मॉडल ऑफ एटम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर है, अल्फा बिखराव प्रयोग पर है। और उनका एक बात में थोड़ी सी डिसेबिलिटी थी, और बोर साहब ने कहा ना कि अब ये तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है, और सारी बातें सही थी। उन्होंने कहा ना कि शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल, परमाणु का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। और परमाणु में अधिकांश भाग रिक्त होता है, चाहे खोखला होता है। तो रिक्त मतलब ना बाल्टी में पानी नहीं तो बाल्टी रिक्त है, आपके जेब में पैसे नहीं है तो जेब रिक्त है। लेकिन पुल जो होता है, जो पाइप होता है, वो खोखला कहलाता है। तो उनका ये कहना सही था कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज इम्पटी और हॉलो। फिर उन्होंने कहा ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, परमाणु के मध्य भाग में अवस्थित है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्रण करते रहता है। ये भी सही था। और फिर कहा बतलाया कि न्यूट्रॉन क्या है, सॉरी न्यूक्लियस क्या है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी सही है। और ये यहाँ थोड़ी सी मिसिंग हुई उनसे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्ताकार पथ में कंसंट्रिक सर्कुलर पाथ में चक्रण करते रहता है। यही थोड़ा सा हो गया, मतलब अतार्किक। और अंत में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, देयर आर अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेज। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसके चारों ओर स्पिन कैसे करता है। तो उन्होंने उसके लिए कहा ना कि यहाँ अपकेंद्रीय बल, अंग्रेजी में जो होता है, वो हिंदी में तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कई नाम रहता है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जो इसको संतुलित किया रहता है। इसलिए ये इसके आकर्षण बल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो ये हुआ। और फिर इसका जो करेक्शन आया उसको बोर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो आज इतना ही। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अगले दिन हम आपसे मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, मतलब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, चाहे अल्फा बिखराव प्रयोग, ये पढ़ेंगे। फिर इसका डिफेक्ट पढ़ेंगे, तो फिर ना बोर साहब का मॉडल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों में और लाइक कीजिए। आप इतना धैर्य से सुनते हैं, इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद। थैंक्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक, आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।